नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी नींद पर और अपनी निंदा पर विजय पाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो कर सकते हैं। मेन रूप से टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर लें। आप लोग 1000 चैनल के परिवार हम सभी मिलकर यहाँ पे हो गए हैं और यहाँ पे आपको वीडियो का जो PDF है वो प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में कितनी नई फोर्स का गठन किया जाएगा? ठीक है, राज्य में कितनी नई फोर्स का गठन किया जाएगा? कई लोग बोलते हैं कि सवाल क्लियर नहीं है। अरे बेटा, सवाल क्लियर है, आप पढ़ो तो ध्यान से। सवाल, हर सवाल क्लियर लिखा हुआ होता है। वहां पे अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो जैसे ही एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो क्लियर रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य में कितनी नई फोर्स का गठन किया जाएगा। अब आप छत्तीसगढ़ से ही, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वीडियो बन रहा है तो छत्तीसगढ़ राज्य ही होगा, है ना। इस पे डाउट क्रिएट मत करना। कई लोगों को जबरदस्ती डाउट होता है और जो कहते हैं ना शक का इलाज नहीं होता। बेटा, मानसिक स्थिति की सुधार बहुत आवश्यक है। ऐसे लोग जिसको हर सवाल में शक होता है, हर चीज में शक होता है, वो अपने शक का इलाज करे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। इवन एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आपके ऑप्शन है यहाँ पे, राज्य में कितनी नई फोर्स का गठन हुआ है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही जवाब जो है वो यहाँ पे है 3। ठीक है, 3 नई फोर्स का गठन हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में 3 नए सुरक्षा बलों का गठन करने की घोषणा की है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा ग्रुप है देखिए। स्पेशल ऑपरेटिंग ग्रुप का गठन किया गया है। ठीक है, सरकार ने NSG की तर्ज पर स्पेशल ऑपरेटिंग ग्रुप SOG, है ना, जैसे स्टेट में है NSG है। ठीक है, वैसे राज्य में क्या बन गया है, SOG बन गया। ठीक है, SOG का गठन करने की योजना अभी बनाई है। ठीक है, आगे चल के इसका गठन किया जाएगा। ठीक, पहले चरण में 44 पदों की स्वीकृति सरकार से मिली है और SOG के जवानों को NSG के अधिकारियों द्वारा विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे आंतरिक अशांति, हमलों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा जैसे कार्यों में सक्षम हो सके। भविष्य में इन पदों की संख्या बढ़ाकर 100 तक की जाएगी। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि राज्य के जो महानुभाव हैं, जो विशेष व्यक्ति हैं, वो सुरक्षित रखें। ठीक है, क्योंकि जैसे ही कोई कहते हैं ना, सेनापति ही सेना की जान होता है। अगर सेनापति मारा गया, ठीक है, तो सेना का मनोबल टूट जाता है, या राजा मारा गया तो सेना का मनोबल टूट जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो राज्य के विशेष व्यक्ति हैं उनका सुरक्षा किया जा सके। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल SISF, आप जानते हैं सेंटर में क्या है, CISF है, CISF। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसी की तर्ज पर अब क्या बनाया गया है, SISF बनाया जा रहा है, जिसमें 500 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, और यह बल राज्य में महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों और खदानों की सुरक्षा के लिए काम करेगा। आपदा प्रबंधन, VIP सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा में मदद करेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर इतने इतने पद, नए पद आएंगे क्या? युवा जब देखते हैं ना पद और क्या कह सकते हैं, नई पोस्टिंग, नया कुछ कमेटी गठित हो रही है, नया सुरक्षा बल बना, तो उनको अवसर नजर आता है कि नया कुछ क्या हो सकता है, सरकारी पद निकल सकता है। तो बेटा यहाँ पे संभावनाएं ऐसी कम है। कारण क्या है कि ये जो स्पेशल टास्क फोर्स होते हैं ना, इसमें अनुभवी लोगों को लिया जाता है ना, या जो डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन लोगों को लिया जाता है। तो ये प्रतिनियुक्ति में जाते हैं ये पद। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कैसे कि जैसे ही प्रतिनियुक्ति में गए इन पोस्ट्स पे, है ना, इन फोर्स पे, और फिर वहां पे अच्छा काम करने लगे, फिर वहां पे प्रतिनियुक्ति से उनको वहां पे परमानेंट कर दिया। तो जैसे ही उनको वहां पे परमानेंट किया तो आपका पुलिस विभाग में वो पद रिक्त दिखने लगेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए अभी टाइम लगेगा। कारण ये है कि अभी तो यहाँ प्रतिनियुक्ति में जाएंगे, फिर काम करेंगे, फिर यूटिलिटी समझ में आएगी कि एक्चुअल में इस फोर्स को जो गठन किया गया है इसका सही में कोई उपयोग है भी या नहीं। अगर सही में उपयोग रहेगा तो निश्चित तौर पे इसको कंटिन्यू किया जाएगा, या फिर राजनीतिक परिस्थितियां बदलने पर
पार्टियां बदलने पर क्या होती हैं, पुरानी योजनाएं बंद कर दी जाती हैं, उनको क्लोज कर दिया जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली सरकार आए तो इसको क्लोज कर दे, बोले जरूरत ही नहीं है, क्यों जबरदस्ती गठित करके रखा है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि केंद्र में और राज्य में एक ही दल की सरकार है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी तो ऐसा भी बोला जाता है कटाक्ष के रूप में कि केंद्र के पास रिमोट कंट्रोल है, तो वहीं से शायद रिमोट दबा हो और ये सिग्नल आया हो कि हाँ ऐसा करना है ठीक है, तो इसलिए ऐसा हो रहा हो, ठीक है। तो हाँ, भविष्य में इसका लाभ आपको मिल सकता है। 500 पदों पर अभी इस पे भर्ती होनी है। राज्य में महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में और खदानों की सुरक्षा के लिए काम ये करेगा, ठीक है। और आपदा प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा में मदद करेगा। बस्तर फाइटर्स की भर्ती, देखिए बस्तर फाइटर्स तो पहले ही से है ना, इसमें केवल भर्ती की न्यूज आई है। 3200 पदों पर भर्ती की जाएगी। यहाँ पे पूरा पूरा अवसर है बस्तर के लोगों के लिए, ठीक है, बस्तर के युवाओं के लिए अवसर है। तो बस्तर वाले खुश हो जाओ भाई, अरे मुस्कुरा तो दो थोड़ा सा। ये पद बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर जिलों में है, ठीक है। पिछले साल भी बस्तर फाइटर्स 3100 पदों पर भर्ती की गई थी और इस बार भी बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। हाँ, तो 3100 पद ये भी कम नहीं होते हैं, है ना। बस्तर में रोजगार की बयार बहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बटालियन, IRBN, ठीक है। राज्य में भारतीय रिजर्व बटालियन IRBN का गठन किया जा रहा है, ठीक है, जिसमें 1007 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह बटालियन कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए काम करेगी और इसके जवानों को उग्र विरोधी कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 फोर्स का गठन किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बटालियन की तरह राज्य में भी इसका गठन किया जाएगा, ठीक है, राज्य रिजर्व बटालियन का। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा, स्पेशल ऑपरेटिंग ग्रुप का। यहाँ पे मेरे ख्याल से राज्य रिजर्व बटालियन का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भारतीय रिजर्व बटालियन, तो ये इसी तरीके से इसका गठन इसी नाम से किया जा रहा है, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 बटालियन यहाँ पे गठित की जा रही है, यानी 3 नई सुरक्षा बलों की यहाँ पे नई सृजन हो रहा है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये दिल दहला देने वाला और एक कह सकते हैं आई ओपनिंग क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CGPSC, CG व्यापम सब की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, अब और इंपॉर्टेंट हो गया। छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे जिनकी जान लेने का आरोप एक फर्जी डॉक्टर पर लगा है? मैं तो सुना तो मेरे कह सकते हैं ना पांव तले जमीन खिसकने वाला हाल था, क्योंकि इस हॉस्पिटल में हम भी गए हैं, हम भी इलाज कराए हैं। वो तो भगवान की दया, इस टाइप का कोई डॉक्टर हमको नहीं मिल गया जो छाती में के दर्द को सीधा हार्ट का वो बता दे और ऑपरेशन करके सीधा निपटा ही दे। ऐसे ऐसे दर्द, यानी गैस बनती है जब भी ना, या एसिडिटी बनती है, तो छाती में दर्द होना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन मान लीजिए आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास बोले और वो बोल दिया कि नहीं हार्ट में प्रॉब्लम है भाई, आपको क्या कराना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा या बाईपास सर्जरी कराना पड़ेगा, ब्लॉकेज है ऐसा, तो आप किसकी बात मानोगे? डॉक्टर की बात मानोगे। और आप तो बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल गए हो, है ना, ठीक है। माना जा रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल में क्या कहते हैं जो फर्जी डॉक्टर है वहां पे पता था, और ये भैया वो विदेश से रिटर्न था ये, है ना, ऐसा इसके पास जो डिग्री थी वो ऐसी डिग्री थी। और इसने किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं, इसने ऑपरेशन किया छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का। बताइए, आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, अनिल मुखर्जी, अनुराग कश्यप, अनुज शर्मा। हाँ, तो आपको यहाँ पे एकदम इजी है, आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, और कह सकते हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इनके साथ घटना हुई। इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। मैं तो इसको कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोलूंगा, ठीक है, एक निर्मम हत्या। जब आप डॉक्टर नहीं हैं, जब आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, जब आप यानी ऑपरेशन करने में सक्षम नहीं हो, आपने कैसे काट दिया किसी का सीना। कितना कह सकते हैं, कितना मैं क्या बोलूं, कितनी हैवानियत लगती होगी ऐसा, यानी केवल पैसे के लिए किसी की जान लेना। ये तो यानी अगर इनको क्या बोला जाए, फांसी की सजा कम है ऐसे डॉक्टरों के लिए। देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। ये हैं प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक है। जान लेने का आरोप एक फर्जी डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। ये नरेंद्र विक्रमादित्य यादव इसका ओरिजिनल नाम है ना, ओरिजिनल नाम। अब जो है नरेंद्र जॉन कैम अपना नाम लिख रखा है,
क्या नाम लिखा है, बदलते रहता है इनका नाम, नरेंद्र जॉन कैम्प, है ना, ठीक है। 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का 20 अगस्त 2006 को बिलासपुर में अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। उनके बेटे प्रदीप शुक्ल ने आरोप लगाया है कि उनके पिता की हृदय की सर्जरी नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने की थी, जो उस समय अपोलो अस्पताल में कार्यरत थे और खुद को लंदन से लौटे हृदय रोग विशेषज्ञ बताते थे। बाद में पता चला कि यादव एक फर्जी डॉक्टर थे और उनके इलाज के दौरान कई मरीजों की मौत हुई थी। पता नहीं कितनों की जान ली है इस शख्स ने। देखिए ये व्यक्ति है, वो कितनों की जान लिया होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के दमोह जिले में 7 मरीजों की मौत के मामले में नरेंद्र जॉन कैम्प को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के परिवार ने उनके मामले की भी जांच की मांग की है। मुझे समझ में नहीं आता है, इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति और इतना हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल, उसने इनके दस्तावेजों की जांच करना उचित नहीं समझा। एक एजेंसी के माध्यम से इनको डायरेक्ट हायर कर लिया। ये लंदन रिटर्न है, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कोई रेटिंग चेक नहीं की, लंदन के विश्वविद्यालय से कंफर्म नहीं किया और डायरेक्ट ये ऑपरेशन किए, वो भी किसका, विधानसभा अध्यक्ष की, उनकी मृत्यु हो गई, कोई जांच नहीं। अजीब वाकया है। मतलब जब बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए आम जनता का क्या होता होगा। दमोह में देखिए 7 लोगों की मौत हुई, और भी जगह पे मौतें हुई। अब ये कहाँ कहाँ काम किए हैं, अभी तो ये पता चल रहा है कि हाँ 2006 से लेके अब हम 2025 की बात कर रहे हैं। ये 2006 में ऑपरेशन किए थे और आज 2025 में हम लोग खड़े हैं जब इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। उसमें भी 3-4 महीने बीत चुके हैं। इस बीच में इस आदमी ने कितने ऑपरेशन किए होंगे, ये आंकड़ा 100, 150, 200 भी जा सकता है। और मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी सुरक्षित है। अगर इसने काट के वापस सिल भी दिया है तो भी वो सुरक्षित नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी नसें काटी होंगी इसने, ठीक है। और अगर वो जिंदा है तो उनको टेस्ट कराना चाहिए दूसरी जगह पे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। फिर अब भारत की स्थिति ये है ना दोस्तों, जितने भी हमारे दर्शक हैं, स्थिति ये है कि जान आपकी है ना तो जांच भी आप ही करो। मतलब आप अपनी जान के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। आप डॉक्टर की जांच करो सही है कि नहीं है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड कैसा है, पिछले ऑपरेशन में कैसा, क्या उसका वर्क एक्सपीरियंस है, ये भी आप जांच करो, फिर उसके बाद डॉक्टर से। और किसी हॉस्पिटल में भरोसा मत करो भाई, कोई हॉस्पिटल भरोसेमंद नहीं है, निजी अस्पताल तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब पैसा लूटने में माहिर हैं। अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर ऐसे ऐसे गंभीर आरोप हैं कि अगर सबको गिनाया जाए तो लिस्ट कम पड़ जाएगी, ये वीडियो कम पड़ जाएगा, ठीक है। ये एकमात्र मामला नहीं है, इसके अलावा कोविड काल में क्या हुआ बिलासपुर वाले अच्छे से जानते होंगे, जिनके परिवार के लोग अपोलो हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें लिए और जितने लोग वहां पे एडमिट हुए थे, जो बच के भी आ गए, वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे लोग दर्शक हमारे भी चैनल में जुड़े होंगे तो अपोलो हॉस्पिटल के बारे में और उसके किस्से के बारे में जरूर लिखिए कमेंट में। ऐसे में जागरूकता बढ़ती है और लोगों को पता चलता है। पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है यह हॉस्पिटल, उसका मैनेजमेंट, और न केवल कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी का परिवार, बल्कि हर वो पेशेंट जिनके साथ गलत हुआ है उनके लिए हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है। इनको केवल और केवल प्रॉफिट से मतलब होता है ऐसे अस्पतालों को, तो बिल्कुल इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। आप यहां पे देख सकते हैं स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल प्रथम, ये विधानसभा की वेबसाइट से मैंने लिया है, ठीक है। ये 14/12/2000, ठीक है, से 19/12/2003 तक क्या रहे आपका छत्तीसगढ़ सरकार में, यानी छत्तीसगढ़ जो विधानसभा है उसके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष रहे। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर भी रहे 19/12/2003 से 22/12/2003 तक, ठीक है। इनका निधन भी यहाँ पे दिया हुआ है, इनका निधन हो चुका है क्योंकि 20 अगस्त 2006 को, ठीक है। इसके बाद दूसरे जो विधानसभा अध्यक्ष हुए, क्योंकि सभी लोग इंपॉर्टेंट है ना, जितने भी विधानसभा अध्यक्ष, देखिए 6 लोगों का नाम ही है और ये क्रम जमाने के लिए आ सकता है, जोड़ी मिलाने के लिए आ सकता है कार्यकाल से, ठीक है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से आयोग बना सकता है, तो ये आपको पढ़ना चाहिए। दूसरे थे प्रेम प्रकाश पांडे, ठीक है, 2003 से 2009 तक। धर्मलाल कौशिक तृतीय थे 2009 से 2014 तक। गौरी शंकर अग्रवाल चतुर्थ 2014 से 2019 तक। श्री चरणदास महंत, डॉक्टर चरणदास महंत 2019 से 2023 तक थे और वर्तमान में डॉक्टर रमन सिंह हैं 2023 से निरंतर, ठीक है। उम्मीद है कि 2028 तक तो रहेंगे ही, है ना, तो इनको याद रखना है। अब देखिए
छत्तीसगढ़ विधानसभा के माननीय सामयिक अध्यक्षों की सूची। सामयिक अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर की ही बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर में पहले थे श्री महेंद्र बहादुर सिंह, ठीक है, और उसके बाद श्री राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ठीक, फिर बोधराम कंवर, फिर सत्यनारायण शर्मा, फिर राम पुकार सिंह और इस बार राम विचार नेता, ठीक है। तो महेंद्र, राजेंद्र, बोधराम, सत्यनारायण, राम पुकार, राम विचार। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मतलब मैंने बस आपको याद करने के लिए ये तरीका बोला है ना। महेंद्र, राजेंद्र, बोधराम, ठीक है। राम बहुत मिलेंगे आपको, महेंद्र, राजेंद्र, फिर बोधराम, फिर सत्यनारायण भगवान, है ना, राम पुकार और राम विचार, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोटेम स्पीकर्स की लिस्ट है, इसको भी आपको याद रखना है। ऐसे कोड बना सकते हैं आप, जैसे कि फर्स्ट से लेके आपको यहां तक याद रखना है। तो RPD GCR ऐसे करके कोड बनाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले अच्छे से परिचित है इससे, है ना। फर्स्ट लेटर को मिला के आप बना सकते हैं और फिर उसको आपको डिकोड करना रहेगा। आप कहीं कहीं पे लिखते रहिए, बीच में जब भी आप याद करने की कोशिश करें तो इस कोड को याद करें। फिर सोचे कि R से राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, P से प्रेम प्रकाश पांडे, D से धर्मलाल कौशिक, G से गौरीशंकर अग्रवाल, C से चरणदास महंत और R से रमन सिंह। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको भी कोड बना सकते हैं। वैसे जो मैं बनाया हूं वो काफी आसान रहेगा आपके लिए। महेंद्र, राजेंद्र, बोधराम, ठीक है, फिर उसके बाद सत्यनारायण, फिर राम पुकार, फिर राम विचार, ठीक है। आगे आप देखिए यहाँ पे ये CG करंट अफेयर्स है। कई लोग बोलते हैं कि हमको क्वेश्चन फास्ट में बताइए, आप बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। तो यहाँ चले आइए भाई साहब, यहाँ आपको बहुत फास्ट तरीके से मिलेगा। वहां पे कमेंट करते हैं बच्चे कि बहुत फास्ट पढ़ाने कोई मतलब ही नहीं है, पुराने चैनल में पढ़ लूंगा मैं। हाँ, तो जिनको स्लो पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है, वो यहाँ रुके। जिनको जल्दी जल्दी में बहुत हड़बड़ी है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी जरूर होती है, लेकिन ये चैनल में गड़बड़ी कोई नहीं है। यहाँ पे आपको तेजी से रिवीजन करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे मंथली वीडियो और वीकली वीडियोस दोनों ही डलते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? यह हाल ही में समाचार पत्रों में आया था, तो समाचार पत्रों के डाटा को ही मैंने उठाया है। लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ या 50,000 करोड़। इसका सही जवाब है 5000 करोड़ की संपत्ति है, ठीक है। वक्फ बोर्ड आप जानते होंगे, वक्फ कानून अभी अभी आया है, ठीक है। वक्फ अधिनियम पास हुआ है 2025 में, हाल ही में। तो बहुत ज्यादा वो किसमें है, सुर्खियों में है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष, जिसको हमने पहले ही कवर कर चुका है ना, किया हुआ है। तो वहां पे आप उसको वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का नाम चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दे, है ना। और इस पूरे कह सकते हैं हम वक्फ बोर्ड के जो प्रावधान है उसको भी यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास लगभग 5000 करोड़ की संपत्ति होने का अनुमान है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वक्फ जो बोर्ड का दावा है कि संपत्ति में 90% से अधिक भाग अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। वर्तमान में बोर्ड इन संपत्तियों का विस्तृत रिकॉर्ड इकट्ठा करने और उन्हें डिजिटल रूप से दर्ज करने की प्रक्रिया में है, ताकि अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और अवैध कब्जों को हटाया जा सके। अब जो कानून आया है उसके आधार पे, ठीक है, वक्फ बोर्ड को अब ये बताना पड़ेगा कि जमीन आपके पास कैसे आई और उसके दस्तावेज क्या हैं। पहले जिसकी जमीन वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया उसको बताना पड़ता था कि ये जमीन वक्फ की नहीं है, मेरी है। अब इसका उल्टा है, वक्फ को बताना पड़ेगा कि ये जमीन पे आपका दावा है तो कैसे है, ठीक है। वक्फ बोर्ड का मतलब आप जानते हैं ना, ये एक धार्मिक संगठन है, धार्मिक बोर्ड है। ये यहाँ पे अगर किसी ने, किसी भी मुस्लिम, हिंदू या कोई भी धर्म वाला अगर इसमें दान कर देता है अपना प्रॉपर्टी, है ना, किसी भी धर्म का, सामान्यतः मुस्लिम धर्म का होता है, ठीक है, तो वो फिर वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है, ठीक है। और वक्फ की होने के बाद वो वापस उसको नहीं ले सकता, ठीक है। तो ऐसा प्रावधान था। आगे हम लोग इसमें देखते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जिसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना था, हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पारित कर दिया गया है और यह कानून भी बन गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में व्याप्त कमियों को दूर करना, पारदर्शिता लाना, हितधारकों धारकों के अधिकारों की रक्षा करना और वक्फ बोर्डों की कार्य क्षमता को बढ़ाना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मेंस में लिखना है तो ये पर्याप्त है, ठीक है। लेकिन और भी प्रावधान है, अगर इसमें से कुछ काट छाट करके आप और अपने आंसर को बेहतर बनाना चाहें तो यहां से आप बना सकते हैं। परिभाषाओं का उद्यनीकरण, है ना, ये मुख्य प्रावधान में है। वक्फ की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार, वक्फ
संपत्तियों के पंजीकरण की प्रक्रिया सुव्यवस्थित किया जाएगा। प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी वक्फ को 6 महीने के भीतर एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी संपत्ति का विवरण दर्ज करना है। अवैध संपत्तियों पर सख्ती, वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और दुरुपयोग के लिए कठोर दंड के प्रावधान किया गया है। वक्फ बोर्डों के अतिक्रमण हटाने के लिए अधिक अधिकार दिए गए हैं। वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव, बोर्ड को अधिक समावेशी बनाने के लिए उसमें गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। सुन्नी, शिया और पिछड़े मुस्लिम समुदायों के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। वक्फ बाय यूजर का निष्कासन, वक्फ बाय यूजर की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया, जिसके तहत केवल लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जा सकता था। अब वक्फ केवल घोषणा या बंदोबस्ती के माध्यम से ही किया जा सकेगा या बनाया जा सकेगा। ठीक है। उत्तराधिकारी अधिकारों का संरक्षण, वक्फ अल औलाद यानी परिवार वक्फ के तहत भी महिलाओं, बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। सरकारी संपत्तियों की जांच, यदि किसी सरकारी भूमि या संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया जाता है तो उसकी जांच कलेक्टर स्तर के अधिकारी से उच्च पद के अधिकारी द्वारा की जाएगी। वक्फ न्यायाधिकरणों को सशक्त बनाना, वक्फ न्यायाधिकरणों के कामकाज को सुधारा जाएगा और उनके निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी जाएगी। वित्तीय सुधार, वक्फ संस्थानों द्वारा वक्फ बोर्डों को दिए जाने वाले अनिवार्य योगदान को 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ठीक है। पारदर्शिता और जवाबदेही, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए ऑडिट और निरीक्षण के प्रावधानों को मजबूत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है ताकि उनका उपयोग मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास, विशेषकर गरीब और जरूरतमंद लोगों, महिलाओं और अनाथों के कल्याण के लिए किया जा सके। सरकार का मानना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और अवैध कब्जों को रोकने में कारगर साबित होगा। ठीक है। तो इस तरीके से वक्फ बोर्ड के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त की है। ठीक है। मैं पूरी तरीके से अंडरलाइन करके नहीं पढ़ा है, कारण यह है कि कई जो विद्यार्थी हैं उनको लिखना रहता है, वो पढ़ते हुए ही नोट्स बनाते हैं, और किसी भी वीडियो को जब आप पढ़ते हैं तो उसके साथ आपको नोट्स बनाना चाहिए। बहुत अच्छी आदत है, इसलिए मैं थोड़ा साइड में ही खड़े रहता हूं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान वाकया क्या है, वर्तमान क्या घटना हुई है, ये भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज अमृतधारा वाटरफॉल इज लोकेटेड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, MCB। ठीक है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, है ना। तो MCB में अमृतधारा जलप्रपात वर्तमान में स्थित है। तो यहाँ पे आप देखिए अमृतधारा जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य के MCB में हसदेव नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी में और चिरमिरी से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। यह जलप्रपात 90 फुट ऊंचा है। ठीक है। जलप्रपात अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल, प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व का अनुभव यहाँ पे किया जा सकता है। बहुत बड़ा शिवलिंग है, यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ जरूर जाइएगा। बहुत बड़ा हाइटेड शिवलिंग है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, जिसकी शुरुआत कोरिया के राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1936 में की थी। अमृतधारा वाटरफॉल इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। ये टू ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसको कवर क्यों किया? कवर इसलिए किया कि जो कह सकते हैं ACCL के अधिकारी वर्ग के 2 लोग हैं, है ना, 2 अधिकारी आप बोल लीजिए, वो यहाँ डूब कर मर गए, उनकी जान चली गई। वो नीचे फॉल में नहा रहे होंगे या जो भी कर रहे होंगे, वो यहाँ पे डूब गए। और देखिए यहाँ पे दोनों ही जलप्रपात, अमृतधारा में तो ये स्थिति कम बनती है, ज्यादा बनती है गौर घाट में, गौर घाट। ठीक है। और अमृतधारा। ठीक है। ये दोनों ही जलप्रपात बहुत खतरनाक है। इसके अलावा कोरिया जिले, पहले यानी कह सकते हैं कोरिया जिला था, लेकिन अब MCB यानी MCB का ही अमृतधारा गौर घाट कोरिया में है। ठीक है। इसके अलावा एक जलप्रपात है आपका रामदहा। रामदहा जाएंगे ना तो आपको 20 से 25 लोगों की सूची मिल जाएगी। ठीक है। और वहां पे नाम लिखा हुआ है कौन कौन वहां डूब कर मरे हैं। ठीक है। यहां पे भी लगा देना चाहिए इन दोनों जगह पे। अगर अमृतधारा की बात की जाए, गौर घाट की बात की जाए, अलग अलग वर्षों में अगर मिला लिया जाए तो 25-50 से कम यहाँ भी
प्रत्येक स्थान में 25-50 से कम नहीं है। डूब कर मरने वाले, छलांग लगाकर मरने वाले, स्टंट करते हुए मरने वाले लोगों की संख्या। गौर घाट में ही अभी एक कह सकते हैं नवयुवक अपनी रील बनाने के लिए ऊपर से कूद गया, गौर घाट के ऊपर से, है ना। लगभग अमृतधारा जितनी ऊंचाई है, थोड़ी कम है गौर घाट की, लेकिन हाँ उतनी ही ऊंचाई है। मान लीजिए 90 फीट नहीं तो 70 फीट तो है ही, ठीक है। वहां से जंप लगा दिया उसने नीचे गहराई में, और जब वो नीचे गया तो फिर वापस नहीं आया, ठीक है। कारण यह है, देखिए इन जलप्रपातों में नीचे भंवर बनता है। अक्सर बताया गया है पुराने लोगों के द्वारा कि कभी भी जलप्रपात या कोई भी ऐसा अनजान वाटर रिसोर्स है जहाँ पे फॉल है, वहां पे आपको डायरेक्ट नहीं उतरना है, ठीक है, और गहराई में नहीं जाना है, ठीक है। नहाने के लिए और भी जगह है, आप स्विमिंग पूल में चले जाइए, आप तालाब में नहाइए अपने, है ना, तो वो सारी जगह ठीक है। अब अमृतधारा में नहाते हुए निश्चित तौर पे भंवर में फंस गए होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे भी बनता है, वहां पे अंडर करंट बहती है, यानी चट्टानों के बीच से जो है पानी निकलता है। यहाँ पे सब जगह बलुआ पत्थर की चट्टाने हैं, और वहां पे बहुत से जो कह सकते हैं बलुआ पत्थर पिघल के या घुल के नीचे से बहुत से रिसोर्सेज वहां पे है, ठीक है। वहां पे कई बार भंवर बनता है, और भंवर की जो साइकिल होती है इतनी तेज होती है कि अगर उसके साइकिल में कोई फंस गया, ठीक है, तो इतनी तेजी से अंदर किसी चट्टान में ले जाके विद इन अ सेकेंड खींच लेता है कि ऊपर देखने वाला खोजते रह जाता है, उसको नहीं मिलता, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। गोताखोरों को खोजने में 3 से 4 दिन लग जाता है, ठीक है। वो भंवर अपने आप बनता है, शांत होता है, फिर बनता है, फिर शांत होता है, और जो भी फंसता है उसके चक्कर में आप ये मान के चलिए कि गोताखोर अगर उसमें फंस जाए तो वो वापस ना आ पाए। भंवर में अगर गोताखोर भी फंस जाए तो वो भी जाके कहीं अटक जाएगा किसी चट्टान के बीच में, वो भी वापस नहीं आएगा, उसकी लाइफ रिस्क में पड़ जाएगी। तो यहाँ तो हम आम लोगों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है। कोरिया एमसीबी में जितने भी जलप्रपात हैं जो हाइट से गिर रहे हैं और जो थोड़े गहरे हैं, वहां उतरने का जोखिम बिल्कुल भी ना लीजिए। ये हमारा आग्रह है आप लोगों से। ना केवल कोरिया एवं एमसीबी, बल्कि आप किसी भी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहां पे गहराई है, तो बिल्कुल भी ऐसा जोखिम आपको नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा स्टंट नहीं करना है, रोमांच के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, ठीक है। क्योंकि ऐसी सुविधा, यानी कहते हैं ना, जैसे कि आपकी जान है तो सुरक्षा भी आपको ही करनी है। ये छत्तीसगढ़ है और ये भारत है, भारत देश में ऐसा ही है। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर की जांच कीजिए, किसी गहरे स्थान में उतरने से पहले लाइफ प्रोटेक्शन जैकेट वगैरह खुद ही पहन लीजिए, ठीक है। तो ऐसी स्थान में है तो अपनी जान की कीमत को समझिए, जान है तो जहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, ये हमारा कौन सा आईडी है, आप कह सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी है, तो इसको फॉलो करने की कष्ट करें। आगे देखते हैं, डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के चौथे सफल परीक्षण या प्रक्षेपण किए हैं, ठीक है। तो डीआरडीओ की बात हो रही है, तो ये ओडिशा कोस्ट में ही प्रक्षेपण करेगा, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा भारतीय सेना ने 3 और 4 अप्रैल 2025 को ओडिशा के समुद्री तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के सैन्य संस्करण के 4 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के ऊपर 104% का टैरिफ लगा दिया है? अच्छा, ये पुराना क्वेश्चन था, अब इसको 125% कर लेना भाई, ठीक है। किसके ऊपर 125% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है चाइना, ठीक है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी आपको मैं बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप इतने फास्ट व्यक्ति है ना, जब तक इनके ऊपर क्वेश्चन बनाओ तब तक ये क्वेश्चन ही बदल देते हैं। मतलब कोई ऐसा फैसला ले लेते हैं कि वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। जैसे ये 104 से 125 हो गया, क्वेश्चन बनाया था, कल वीडियो किसी कारण से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। कहीं व्यस्त हो गया था, घर नहीं पहुंच पाया मैं टाइम से, इसलिए नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन आज मैंने इसको सुबह सुबह ही रिकॉर्ड कर लिया आप लोगों के लिए, ताकि किसी भी तरीके की यानी ये संशय या सुबह ना रह जाए कि ये वीडियो आज भी ना मिल पाए, ऐसा कोई चीज ना हो, तो इसलिए पहले ही रिकॉर्ड किया। तो रात में ही ये खबर आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी टैरिफ लगाए हैं वो 90 दिनों के लिए होल्ड कर दिए। कितने दिनों के लिए? 90 दिनों के लिए। और ये कितने देशों के लिए किया गया है? 75 देशों के लिए, ठीक है, 75 देशों के लिए, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप एक अलग ही लेवल के व्यक्ति है, मतलब लेवल के व्यक्ति मतलब सोच में अलग है।
उनको लगता है दुनिया का राजा मैं हूं। तो उनका कहना यह है कि ये जो 75 देश हैं, इन्होंने हमारे अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि आइए बात करते हैं, हमारे टैरिफ हटा दीजिए, ठीक है। तो इन 75 देशों से उन्होंने टैरिफ को हटा दिया है। हालांकि वो टैरिफ उन्होंने कितना कर दिया है, घटाकर 10% कर दिया, जीरो नहीं किया है, 90 दिनों के लिए होल्ड किया है, लेकिन 10% टैरिफ वो फिर भी लेंगे, ठीक है। तो 75 देशों ने कांटेक्ट किया, बाकी ने नहीं किया, ठीक है। अब कुछ तो देश पेंगुइन वाले हैं, तो पेंगुइन कांटेक्ट की होंगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप समझ ना पाए हो, ठीक है, या उनके ऑफिशियल समझ ना पाए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ पेंगुइन वाले, कुछ ओलिव रिडले कछुए वाले द्वीपों पे भी लग गया है ना, टैरिफ लग गया उनके ऊपर भी, तो वो लोग नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है, तो इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पाए। और बाकी देशों ने कांटेक्ट किया, कुछ देश करना ही नहीं चाहे, क्योंकि वहां पे यानी अमेरिका में निर्यात ही नहीं करते वो। मान लीजिए किसी के ऊपर लगा दिया 50% टैरिफ, और वो बोला है कि हम तो अमेरिका में भेजते ही नहीं है, कहे लगा दिया, लगाया है तो लगाए रहो, ठीक, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे देशों ने अमेरिका को कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नाराज है उनके ऊपर, क्यों कांटेक्ट नहीं किया। हमने जब आपके ऊपर टैरिफ लगाया तो आपको रिक्वेस्ट करना चाहिए ना, हमको नहीं किया आप, तो हम तो बाकी लोगों के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, ऐसा वाला सोच है डोनाल्ड ट्रंप। यानी मैं विश्व का राजा हूं और मेरे सामने गिड़गिड़ाओ, भीख मांगो, ठीक है। इनका बयान भी ऐसे ही था कुछ, है ना, किसिंग माई वाला आप सुने होंगे, ठीक है। तो पूरी शब्दों को नहीं बोलूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना, ठीक है। तो इस तरीके का बयान इन्होंने दिया था, है ना, कि पूरे वर्ल्ड लीडर मेरे सामने भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी प्लीज प्लीज टैरिफ मेरे ऊपर से हटा लो। आप इनका वीडियो देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही बोलते मिलेंगे। वो किसिंग माई वाला भी वर्ड इन्होंने, तो ये याद रखना है आपको, 90 दिनों के लिए टैरिफ हट गया है। कल आप शेयर बाजार को देखेंगे, बहुत उछलता हुआ आपको दिखेगा। तो ये चाइना है, चाइना के बारे में मैंने पूरा बता दिया था आपको कि ये 104% टैरिफ। अच्छा, चाइना के साथ कम नहीं किया है ना, ये भी आपको याद रखना है। बाकी 75 देशों के साथ हटा दिया है, चाइना के ऊपर 125% लगा दिया। क्यों? चाइना ने भी इनके ऊपर लगा दिया था ना, 84% टैरिफ इनके ऊपर भी हो गया था, अमेरिका वालों के ऊपर। तो अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए, बोले ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, मैं लगाऊं तो ये पूरी तरह से रेस्पेक्टफुल है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि मैं दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगा रहा हूं, ये तुम लोगों के लिए सम्मान की बात है कि मैंने तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाया, तुम मेरे ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, ये डिसरिस्पेक्टफुल है। तो चाइना डिसरिस्पेक्ट करता है अमेरिका की, इसलिए 125% का टैरिफ लगा दिया। तो चाइना अभी रुकेगा नहीं, चाइना भी लगाएगा, देखिएगा 100% का टैरिफ तो अभी अमेरिका के ऊपर लगेगा ही लगेगा। हालांकि लॉस चाइना को ही होगा ओवरऑल, लेकिन चाइना की इकोनॉमी भी बहुत मजबूत है इस समय, चाइना अमेरिका से कम नहीं है। जब 6th जनरेशन का विमान अमेरिका उड़ाकर दिखाने वाला था, उससे पहले ही चाइना ने 6th जनरेशन का विमान पूरी दुनिया के ऊपर से उड़ा के दिखा भी दिया कि हम बना चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चाइना बहुत एडवांस है। डीप सीक उन्होंने अभी जो बनाया, डीप सीक ने धज्जियां उड़ा दी थी चैट जीपीटी के लिए, है ना, और जितने भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, ये स्थिति हो गई, ठीक है। तो चाइना झुकता नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश में मित्र विभूषण के सम्मान से नवाजा गया है, ठीक है। तो किस देश ने नवाजा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका ने नवाजा है। तो ये भी याद रखना है आपको कि श्रीलंका ने जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको मित्र विभूषण से सम्मानित किया है। यह सम्मान 5 अप्रैल को उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। यह सम्मान उन देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को दिया जाता है जिन्होंने श्रीलंका के साथ मित्रता और सहयोग के विशेष रूप से आगे बढ़ाया हो। और दिसानायके ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं इस सम्मान के पूर्णतः हकदार हैं। अभी आप जानते हैं कि जब भी हमारे पड़ोस में कोई भी देश मुसीबत में पड़ता है तो उस देश की हेल्प कौन करता है? भारत करता है। और ये जब अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं ना, ये पूरी दुनिया के और हमारे करीबी रिश्तेदारों जैसे हैं। मान लीजिए आपने किसी रिश्तेदार, बहुत करीबी सगे संबंधी की मदद कर दी, उसको आगे बढ़ाने के लिए खड़ा किया आपने, ठीक है, और जैसे ही वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएगा ना, सबसे पहले आप ही को धक्का दे देगा, ठीक, चल तू कौन होता है, मैं अब अपने ऊपर सक्षम। तो मतलब ज्यादातर लोगों की नीयत कैसी होती है? ऐसी होती है कि मैंने तुमसे सुविधा प्राप्त की, ठीक है, जब तक मुझे जरूरत थी मैंने प्राप्त की, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं थी तुमसे सुविधा लेने की, मैं तो चालाकी कर रहा था, तुम बेवकूफ थे जिसने मेरी मदद कर दी। ज्यादातर लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं जब वो आपसे काम निकाल लेते हैं। मतलबी दुनिया जो है ना,
वैसा ही हाल रहता है हमारे पड़ोसियों का, ठीक है। मालदीव को देख लीजिए आप, बांग्लादेश को देख लीजिए, ठीक है, इवन आप नेपाल को देख लीजिए। उसी तरीके से श्रीलंका में पूर्व सरकार की बहुत मदद की भारत ने, हर चीज किया। हमारे तो मदद के नाम पे ही एक जो प्रधानमंत्री थे उनकी हत्या भी हो गई थी, राजीव गांधी जी, है ना, लिट्टे ने हत्या कर दी थी क्योंकि भारतीय सेना वहां गई थी, शांति सेना, लिट्टे से लड़ने, ठीक है। उसके बाद मिला क्या, श्रीलंका ने आपने हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको श्रीलंका को, चाइना को दे दिया, दुश्मन देश को, ताकि वो भारत के ऊपर निगरानी रखे। तो अभी जब ये आर्थिक संकट में फंस गए तो कौन बचाया, भारत ने बचाया, भारत ने लोन दिया, सब कुछ किया, है ना। और अभी ये सम्मान दे रहे हैं अभी की राजनीतिक सत्ता। कल को यहाँ पे दल बदलेगा, कल को यहाँ पे कोई और आएगा जो एहसान फरामोश होगा, है ना, वो फिर क्या बोलेगा कि नहीं नहीं भारत से हमको क्या लेना देना, चाइना ही हमारा सब कुछ है ना। दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना वाला हिसाब किताब हो जाता है। अभी मोहम्मद यूनुस का यही हाल है, चाइना में जाके वो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। नेपाल में केपी शर्मा ओली का भी यही हाल है, अपनी गलतियों को भारत के ऊपर मरते हैं, है ना। जो अपनी गलतियां खुद से स्वीकार नहीं करेगा वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करेगा। तो ये ऐसे देश है, ठीक है। पाकिस्तान का भी वही हाल है, लेकिन अब उसकी क्या ही बात करें, कभी किसी वीडियो में और बात करेंगे। 500 लाइक का टारगेट है आपके लिए, दिन में करना है भाई, दिन में नहीं हो पाया है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग 500 लाइक पूरा कर रहे हैं। कम से कम 3 दिनों में तो हम लोग पूरा कर ही ले रहे हैं, 3-4 दिनों में कुछ कुछ वीडियोस में। अब हमको हर वीडियोस का टारगेट बनाना है कि हर वीडियो में हम कम से कम 500 लाइक तो लेकर आए, ठीक है। आगे चलते हैं। किस खिलाड़ी को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ठीक है। फरवरी 2025 के लिए चुना गया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मार्च 2025 के लिए जो लिस्ट बनी है अभी वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है, फाइनलाइज नहीं हुई है, जिसमें श्रेयस अय्यर का नाम है, ठीक है, आपका सचिन रविंद्र का नाम है जो कि आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, उन लोगों का नाम है, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च का कौन बना है, इसलिए फरवरी का ये क्वेश्चन दिया गया है। और इसका सही जवाब है शुभमन गिल, ठीक है। तो शुभमन गिल जो है ये फरवरी 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। फरवरी में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए, विशेषकर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। स्टीव स्मिथ भी और ग्लेन फिलिप्स भी इसमें नॉमिनेट थे, लेकिन शुभमन गिल को यह पुरस्कार जो है वो मिला है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आपका होमवर्क प्रश्न भी है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया है, ठीक है। सिटी की ऑफ ऑनर, ठीक है, सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अब देखेंगे पिछले वीडियो के रिवीजन प्रश्न। छत्तीसगढ़ सरकार ने साहित्य अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब है शशांक शर्मा जी को। छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है, 18 रुपए की। छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी ने कितने मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन किया है, तो इसका सही जवाब है 44 मिलियन टन का। छत्तीसगढ़ को खनिज से कितने करोड़ का राजस्व मिला है, तो 14,195 करोड़ का राजस्व मिला है। अगले वर्ष बस्तर पंडुम में कितनी विधाएं शामिल की जाएंगी, 12 विधाएं शामिल की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर पूनम गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। आगामी बोहाग बिहू उत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाएगा, तो इसका सही जवाब है असम में मनाया जाएगा। डीआरडीओ तथा भारतीय सेना ने कहां पर सेना संस्करण के 4 सफल प्रक्षेपण किए हैं, तो इसका सही जवाब है ओडिशा में किए हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आज भी हमने रिपीट कर लिया और ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।